नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बता दिया था। अब ये कुछ छोटी बड़ी नदियां हैं जिनके बारे में भी आप जान ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम इन नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो चंबल के बारे में, तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया था कि चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें मिलने वाली कौन सी नदी? इसमें मिलती है एक पुनासा नदी। एक पुनासा नदी इसमें मिलती है और उसके साथ ही एक काली सिंध मिलती है। तो पहले काली सिंध की बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी जो है वो अपने निकलती है देवास से। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ अच्छा नहीं दिखेगा। लिख देते हैं हम काली सिंध। काली सिंध नदी, इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम और इसका अंत अवसान कहाँ पर होता है? तो इसका उद्गम होता है देवास के निकट पागली गांव से। कहां से होता है? देवास के निकट पागली गांव से होता है इसका उद्गम, और यह इसका अंत होता है राजस्थान के कोटा में चंबल में मिल जाती है। राजस्थान के कोटा में आप देख ही रहे हो, यहाँ राजस्थान लगता है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान ये चंबल आ रही है, यहाँ पे पड़ता है अपना कोटा। तो कोटा में यह मिल जाती है चंबल नदी में। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर टोटल लंबाई है काली सिंध नदी की, और ये आके मिलती है चंबल में। उसी के साथ पार्वती नदी वो भी आके मिलती है चंबल में। ये भी हम देख लेते हैं कि भाई पार्वती नदी का उद्गम कहां से है। तो पार्वती नदी का उद्गम है, आज मैं सबके बारे में आपको एक एक बात बताते हुए चलूंगा। यहाँ पर डाल देते हैं पार्वती नदी का उद्गम है सीहोर जिले से। सीहोर जिले से पार्वती नदी यहाँ पे पड़ता है सीहोर। ये सीहोर, यहाँ सीहोर से पार्वती नदी का उद्गम होता है और इसका अंत आप सभी को मालूम है, ये भी आके कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है। तो अंत होता है कोटा में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा में आकर चंबल नदी में, और इसकी कुल लंबाई है 37 किलोमीटर। ये 37 किलोमीटर बहती है। ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी 2018 एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है। ऑप्शन में दे दिया काली सिंध दे दिया, पार्वती दे दिया, शिप्रा दे दिया और एक और दे दिया था बेतवा। अब बहुत सौ को ये नहीं मालूम था कि पार्वती चंबल में मिलती है, तो ऑप्शन में उन्होंने लगा दिया पार्वती, लेकिन पार्वती आगे चंबल में मिलती है। तो हमें याद होना चाहिए, इसलिए मैं छोटी बड़ी आपको लिखा रहा हूं। अगली नदी की बात करें तो सिंध नदी। सिंध नदी आप सभी देख रहे हो, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम विदिशा से हो रहा है और यह जाके यमुना में मिलती है। ये वहां से यमुना आ रही है, यमुना में जाके मिल जाती है। डाल देते हैं अपन सिंध नदी। तो सिंध नदी का उद्गम है विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से। आपने नाम सुना होगा सिरोंज तहसील का। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील है वहां से सिंध नदी का उद्गम होता है। और इसके अंत की बात करें तो ये यमुना नदी में जाके मिल जाती
इटावा के निकट, यमुना नदी में इटावा के निकट, इटावा के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये इटावा आपको मालूम है चंबल नदी भी जाती है तो इटावा के निकट यमुना नदी में मिलती है। जैसे सीन नदी भी इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई देख लेते तो ये कुल 470 किलोमीटर लंबी है। टोटल 470 किलोमीटर लंबी है सिंध नदी। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी कौन सी है? बेतवा तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी थी, मध्य प्रदेश की गंगा। ये बेतवा, ये जाके ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। धसान, धसान जो कि बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है धसान, तो धसान भी यहाँ से चालू होती है और कहाँ मिलती है? यूपी। ये आपको बॉर्डर दिख रही होगी, ये एमपी की बॉर्डर है ब्लैक से, इसके ऊपर ये यूपी का भाग आ गया, तो यहाँ यूपी साइड यहाँ पे जाकर के मिल जाती है। इसके बारे में भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो भी आपके लिए ये सहायक हो, इस वजह से मैं लिखा रहा हूँ। धसान नदी ये है बेतवा की सहायक नदी। बेतवा की सहायक नदी कौन सी होगी? धसान नदी। इसका उद्गम होता है, ये बेतवा भी यहाँ से निकल रही है रायसेन से, और ये भी यहाँ से निकल रही है रायसेन। यानी रायसेन के पास एक गांव है, वहां से धसान नदी निकलती है। ज्यादा अंतर नहीं है दोई के निकलने का, लेकिन रायसेन के जस्ट पास एक कोई सा गांव है, वहां से निकलती है। मुझे सही से नहीं पता कौन सा गांव है, बाकी निकलती रायसेन के पास से है। रायसेन के निकट से, कहां से निकलती है? रायसेन के निकट से। रायसेन के निकट से इसका उद्गम है, और ये भी जाके ये तो अपने बेतवा में मिल जाती है, तो ये यूपी में जाकर के, यूपी में बेतवा नदी में, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? धसान नदी। तो ये कुल 240 किलोमीटर लंबी है, 240 किलोमीटर है, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बेतवा की। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि इस बेतवा की पूछा जाए कि बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो धसान, धसान नदी जो कि बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी आती है केन नदी। केन नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केन क्या है कि भाई केन जहाँ से निकल रही है, यहाँ लगता है कटनी, कटनी लगता है, लेकिन इस पूरे भाग को आपने पढ़ा ही होगा, विंध्याचल श्रेणी के अंदर आया माना जाता है। विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है ये इधर का भाग, तो यहाँ से निकलती है केन। तो केन के बारे में जान लेते हैं, डाल देते हैं केन नदी। केन का उद्गम जान लेते हैं। केन का उद्गम है विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से। कहां से है? विंध्याचल की भांडेर श्रेणी। अब ये आपको भांडेर श्रेणी ये सब तो तब समझ आएगा जब आप मध्य प्रदेश के पर्वत और पठार पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि ये भांडेर श्रेणी, उसके आगे आता है कैमूर श्रेणी विंध्याचल की, तो ये आपको बाद में समझ आएगा। अभी तो आप ये जान लीजिए कि इसका उद्गम है विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से, और इसका अंत है यूपी के चीला गांव में, यमुना में। देख रहे होंगे आप, वो भी यमुना नदी में जाके मिल रही है उत्तर प्रदेश में। तो इसका अंत है यूपी के उत्तर प्रदेश के चीला गांव, चीला गांव में, चीला गांव में यमुना नदी में जाके मिल जाती है केन नदी। यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है केन नदी। इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश में बहती है 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। और टोटल लंबाई की बात करें तो 427 किलोमीटर कुल लंबाई है, 427 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में बहती है 292 किलोमीटर।
पता होगा कि केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। केन नदी पर कौन सी चलाई जा रही है? केन घड़ियाल, जो घड़ियाल है उन लोगों को, उनको संरक्षित करने के लिए केन घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है, जो कि केन नदी पर चलाई जा रही है। और जिला कौन सा लगता है? पन्ना। लिखवा देता हूं मैं, ये भी लिख लो आप, आपको याद होना चाहिए। केन नदी पर केन घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही, जो कि कहाँ है? पन्ना जिले में। याद रखने वाली बात है ये, जो कि पन्ना जिले में पड़ता है। केन घड़ियाल परियोजना जो चलाई जा रही है वो पन्ना जिले में पड़ता है। ये आपने उतार लिया होगा। अब आगे की बात करें तो आगे है अपनी टोंस नदी, जिसे तमसा भी कहते हैं। इस वजह से मैंने टोंस ओब्लिक तमसा लिख रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोंस ओब्लिक तमसा नदी। कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है सतना से उद्गम होता है इस नदी का, और ये जाके मिलती है गंगा में। ये यमुना में नहीं मिलती, आप देख रहे होंगे, ये उधर से पढ़ जाती है। यमुना तो वहां से आ रही है, उसके बाद उधर से ऊपर से आती है गंगा, और दोनों का मिलाप होता है, फिर नीचे आती है गंगा, और उसमें जाकर के ये मिल जाती है। ये यमुना में नहीं मिलती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। इसका है कैमूर पहाड़ी। मैंने जैसा भी आपको बताया विंध्याचल श्रेणी में आता है, तो उसके अंतर्गत ये वाला भाग पांडेय श्रेणी कहलाता है। और हम ये वाले भाग की बात करें तो ये कहलाता है कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी कहलाता है, तो कैमूर श्रेणी यहाँ पे सतना पड़ता है। तो यहाँ की कैमूर श्रेणी सतना जिले से, सतना जिला, कैमूर श्रेणी सतना जिले से इसका उद्गम होता है। और मेनली अगर देखें तो एक तमसा कुंड करके है, तमसा कुंड, वहां से इसका उद्गम होता है। शायद इसी वजह से इसका नाम तमसा भी पड़ा हो टोंस नदी का। तो वहां से इसका उद्गम होता है तमसा कुंड से। कैमूर पहाड़ी सतना जिला तमसा कुंड से इसका उद्गम माना जाता है। और इसका अंत देखें तो अंत ये गंगा नदी में जाके मिलती है। तो कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के निकट अंत है इसका, इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में, इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? अपने टोंस नदी। और ये कुल किलोमीटर देखे तो कुल किलोमीटर है 320 किलोमीटर। कुल इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, इसकी टोंस नदी की। ये आप याद रखना, मेनली पूछा जाता है कभी, इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको प्रमुख नदियां तो बता ही दी थी, जो मेनली 5 नदियां थी, नर्मदा, चंबल, तापी, बेतवा। ये नदियां तो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दी थी, फिर भी मैंने कहा ये पढ़ा देते हैं। छोटी मोटी नदियां भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे नहीं भी पूछे जाए तो अपने को कम से कम ये ध्यान तो रखना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अगली नदी की बात करें तो अगली आती है बिहड़ नदी। बिहड़ नदी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिहड़ नदी एक वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्योंकि बिहड़ नदी पे सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? चचाई जलप्रपात। इस वजह से बिहड़ नदी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। बाकी फिर भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिहड़ नदी हेडिंग डाल लेते हैं, बिहड़ नदी। बिहड़ नदी के उद्गम की बात करें तो ये रीवा पठार से, ये जो रीवा का पठार है वहां कोने पे रीवा पड़ता है, तो रीवा का पठार से बिहड़ नदी का उद्गम माना जाता है। कहां से माना जाता है? रीवा पठार से उद्गम माना जाता है। रीवा पठार से
बिहार नदी का। और इसके अंत की बात करें तो ये टोंस नदी में जाके मिलती है। मैंने आप लोगों को बताया, देख लो पीपी के निकट टोंस नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जाके मिलती है टोंस नदी में और उद्गम है इसका रीवा के पठार से। टोंस की सहायक हो गई है एक तरीके से टोंस नदी में। टोंस नदी में जाके मिल रही है तो टोंस की सहायक नदी हो गई। ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन बस इस वजह से ही इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध निर्मित है, जो कि है चचाई जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात निर्मित है जो कि चचाई जलप्रपात। तो ये भी लिखवा देता हूं मैं आपको। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात निर्मित है। चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात और ये है 130 मीटर। 130 मीटर इसकी लंबाई है। ये कितना ऊंचा है? 130 मीटर ऊंचा है। चचाई जलप्रपात जो है वो 130 मीटर ऊंचा है और कहीं पे बिहार नदी रीवा में बना हुआ है। अगली नदी अपन देख लें तो अगली नदी, वैसे इसकी एक और वो विशेषता भी है कि चचाई जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है चचाई जलप्रपात को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लेते हैं कभी। अगली नदी की बात करें तो हम बेनगंगा की बात कर लेते हैं। बेनगंगा मैंने आपको बताई थी, बालाघाट और सिवनी की जो सीमा है वहां से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं हम बेनगंगा की। तो निकलती है ये है पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार सिवनी। पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है ये नदी। पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है और इसका अंत होता है, ये नीचे की साइड बहती हुई जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। नीचे की साइड बहती है, कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 570 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई है इसकी 570 किलोमीटर, टोटल 570 किलोमीटर ये बहती है। अगली नदी, इसके पास की नदी की बात कर लेते हैं तो पेंच नदी। अब पेंच नदी छिंदवाड़ा जिला से होकर निकलती है और क्या बोलते हैं, बेनगंगा नदी में मिल जाती है। जैसा कि वो दिख ही रहा है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि भाई वहां से निकलती है और उसमें जाके मिल जाती है बेनगंगा नदी में। इसकी बात कर लेते हैं। पेंच नदी, पेंच नदी, पेंच नदी कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा जिले से निकलती है और कहां पे मिलती है? वेनगंगा नदी में। छिंदवाड़ा जिले से इसका उद्गम होता है और अंत इसका वेनगंगा नदी में जाके मिल जाती है, तो वहां पर इसका अंत हो जाता है। आप खुद भी देख सकते हैं। ये नदी जो यहाँ पे है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, उसके बीच में से होकर निकलती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के
राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर निकलती है और वेंगगंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी की बात करें तो वर्धा नदी। वर्धा नदी उस जगह से निकलती है जहाँ से एक और नदी भी निकलती है जो कि नर्मदा के समानांतर होती हुई बहती है। याद आ गया होगा आप लोगों को, वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम है बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से वर्धा नदी का उद्गम माना जाता है और ये जाकर के महाराष्ट्र के भंडारा के पास वेंगगंगा नदी में मिल जाती है। क्या मिलती है? ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने बताया भी था। इन दोनों के जो पे मिलती है उसे प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता पे क्या मिलती है? महाराष्ट्र के भंडारा में वेंगगंगा नदी। महाराष्ट्र के भंडारा में वेंगगंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगली नदी की बात करें तो शक्कर। शक्कर का आप लोगों को मालूम ही है कि नर्मदा की सहायक नदी में से एक है शक्कर। तो शक्कर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो क्या जानेंगे शक्कर के बारे में भाई? निकलती है शक्कर छिंदवाड़ा से और नर्मदा में जाके मिल जाती है। शक्कर निकलती है छिंदवाड़ा जिले से और मिलती है नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी की सहायक नदी है, यहाँ से नर्मदा निकलती है, ये यहाँ से बहती हुई आती है नर्मदा, तो नर्मदा में जाके शक्कर मिल जाती है। अगली माही की बात करें तो माही का उद्गम धार जिले से है और ये जाके गिरती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी अरब सागर, क्योंकि ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत कम बहती है, अधिकतर ये बाहर ही बहती है, गुजरात इधर साइड। ये यहाँ से देखो गुजरात निकल रही है, तो यहाँ से धार से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? धार जिले से। धार जिले से कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी बह रही है धार जिले से और ये इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद करना जो कि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है। इस वजह से मैंने माही नदी लिखवाई है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वजह से मैंने आप लोगों को लिखाया है। और अब जहाँ तक है कि मैंने आप लोगों को सारी नदियाँ कवर करवा दी है, छोटी बड़ी जो भी है। अब 2-4 और आ जाए, बाकी इसके अलावा तो मेरे को जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके अलावा तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारे एग्जाम के हिसाब से ये सफिशियंट है। नदियों में तो मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम हो या MPPSC हो उसमें तो ये सफिशियंट है, इससे ज्यादा तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों यही खत्म करते हैं। अगली में अपन मध्य प्रदेश के जलप्रपात समझ लेंगे कि कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। धन्यवाद।